हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए बहुत बेहतरीन दिन है क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बेसिकली स्टार्ट हो जाती है क्लास 11 से, मगर इसका 12th में एक अलग पार्ट है और 11th में एक अलग पार्ट है। यानी कि कुछ पार्ट इसका 11th में दिया गया है, कुछ पार्ट 12th में दिया गया है। 12th में जिस चैप्टर से हम शुरू करते हैं दैट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जो कि चैप्टर का नाम है, हालांकि मैं लिख रहा हूँ मगर उसके लिए पहले हमें बेसिक्स को समझना पड़ेगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आप कहोगे सर क्यों, आप डायरेक्ट सिलेबस क्यों नहीं स्टार्ट कर देते। देखिए, आप रट करके एक लेवल तक सब्जेक्ट में मार्क्स गेन कर सकते हैं, मगर अगर आपको सब्जेक्ट को ढंग से समझना है तो आपको बेसिक्स आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि आम तौर पे 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें क्लास 11th में बहुत अच्छी पकड़ नहीं होती, इसलिए उनको जब 12th में कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो अगर उसका कोई रिलेवेंसी क्लास 11th में भी है तो पहले उसे बेसिक को क्लियर कराया जाता है। हालांकि हम इतना एक्सटेंडेड फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, मगर कम से कम इतना हमें पढ़ना पड़ेगा ताकि हमारा बेसिक्स क्लियर हो जाए। और फिर जब मैं कोई इक्वेशन लिखूं या मैं कोई रिएक्शन करवाऊं या मैं किसी टॉपिक को पढ़ाऊं तो कम से कम आपका सिर में दर्द ना हो कि ये क्या पढ़ा रहे सर, समझ में नहीं आ रहा। इसलिए सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ दी ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल की स्टडी। तो ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, सबसे पहली बात ये, यानी ये वो पढ़ाई है जो बिल्कुल ही बेसिक से है। किसी बच्चे को, अगर कोई बच्चा ये कहता है सर मुझे तो एक भी वर्ड नहीं आता, तो तब भी आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिससे फॉर्म होते हैं, जिनसे उनका कंपोजिशन बनता है, और हमें वो मटेरियल या वो सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल का प्राइमरी सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हैं। तो हम बोलते हैं दोज सब्सटेंस दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग वर्ल्ड। कहाँ से आते हैं, लिविंग वर्ल्ड से आते हैं। आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, कुछ नाम मैं लिख देता हूँ आपके सामने, जैसे अल्कोहल एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, यूरिया एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, मीथेन, ये सब आपने नाम सुने होंगे, ईथेन, ईटीसी। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल से ही ऑब्टेन होंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट प्राइमरी सोर्स ऑर्गेनिक मटेरियल ही होता है। तो हम कह सकते हैं इस बात को, द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इज़ लिविंग वर्ल्ड। है तो इसका प्राइमरी सोर्स लिविंग वर्ल्ड ही, बट living world, but they can be obtained from in the laboratory। एक टाइम तक साइंटिस्ट यही मानते रहे थे कि ऐसा ही मानते रहे थे कि लिविंग वर्ल्ड से ही आता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मगर एक टाइम के बाद कोल्बे ने एक एक्सपेरिमेंट करके यूरिया को डेवलप करके दिखा दिया था। तो जब यूरिया को उसने डेवलप करके दिखाया लेबोरेटरी में, तब ये धारणा चेंज हुई और फिर ये बात मानी गई कि नहीं, ऑर्गेनिक मटेरियल कैन बी फॉर्म्ड इन द लेबोरेटरी आल्सो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है यूरिया। यूरिया वाज प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड बाय कोल्बे in
लेबोरेटरी। ये पहला एक्सेप्शन था जो कि केमिस्ट्री में आया था कि नहीं हो सकता है ऐसे भी, है ना, यानी लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं, वरना उससे पहले समझाया था कि एनिमल्स एंड प्लांट्स ही बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल के सोर्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक मटेरियल को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया है, ब्रेक कर लिया है। पहले तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एलिफैटिक और एक होते हैं एरोमेटिक। अगर मैं प्राइमरी डेफिनेशन की बात करूं तो एलिफैटिक उनको बोलते हैं जो होमोलोगस सीरीज़ से आते हैं। होमोलोगस सीरीज़ से वो भी आते हैं, ठीक है, होमोलोगस सीरीज़ से आते हैं। एरोमेटिक वो हैं कि दोज मटेरियल विच क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं लीव स्मेल, वो स्मेल छोड़ते हैं किसमें, इन एयर। जब एयर में रखे जाते हैं तो वो स्मेल छोड़ते हैं, तो उनको एरोमेटिक कहते हैं। और एलिफैटिक तो आपके हैं ही। तो पहले हम एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको बताते हैं। व्हाट आर द एलिफैटिक कंपाउंड, व्हाट आर द एलिफैटिक कंपाउंड्स। बेसिकली ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है इसके अंदर एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। ये आप नोट कर लीजिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इफ़ कार्बन कार्बन आर अटैच्ड या बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, देन कॉल्ड एल्केन्स, ठीक। तो यहाँ कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, तो सीधे में डबल बॉन्ड लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, यानी कार्बन डबल बॉन्ड से कार्बन से अटैच है तो एल्कीन है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये कहलाते हैं एल्काइन। ये तो बेसिक डेफिनेशन है। तो अब अगर आपको समझना है, आप यहाँ तक पढ़ने के बाद समझ गए होंगे कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्राइमरी जो सब्सटेंस या एलिमेंट है वो है कार्बन। इसलिए हमें सबसे पहले कार्बन को ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज़ दी कार्बन, ये कार्बन बाबा क्या है, पहले इसको समझना पड़ेगा, फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। तो बच्चों, व्हाट इज़ दी कार्बन, कार्बन के बारे में आप इतना तो जानते ही हैं कि कार्बन एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। और कार्बन आपने पहले भी अच्छी तरीके से देखा है, तो मगर कुछ चीज़ें मुझे कार्बन के बारे में आपको सडनली पढ़ानी पड़ेंगी, अभी उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 1s2 2s2 एंड 2p2। अगर आप इसको इस वे में लिखेंगे तो 2,4। 2 इसके इलेक्ट्रॉन हैं जो इनर मोस्ट हैं, अंदर की तरफ हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर वैलेंस होते हैं, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं। तो वी से दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन is 4, hence it can form covalent 4 कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब आपका एक सवाल होना चाहिए कि सर कोवेलेंट ही क्यों, आयनिक क्यों नहीं। देखिए, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है। जब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है।
और जहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पर क्या बनता है बच्चों, वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, क्योंकि कार्बन कभी भी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता, दैट्स वाई इट कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। चलो मैं इसको भी लिख ही देता हूँ आपकी सुविधा के लिए, व्हाट इज़ द आयनिक बॉन्ड, क्योंकि मुझे मतलब जहाँ तक मैं बच्चों के लिए ईजी कर सकता हूँ मुझे ईजी करके ही चलना है। आयनिक बॉन्ड किसे बोलते हैं, व्हेन देयर इज कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कंप्लीट ट्रांसफ़र हो इलेक्ट्रॉन्स का, कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, तो उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए Na को Cl से बॉन्ड बनाना है, तो Na के पास 2,8,1 इलेक्ट्रॉन है और Cl के पास 2,8,7 इलेक्ट्रॉन है। अगर Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे और यहाँ पर 7 में 8 हो जाए तो बनता है Na प्लस एंड Cl माइनस। Na प्लस मतलब 2,8 रह गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद Na पॉजिटिव हो गया, और Cl में 2,8,1 यानी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। अब इनमें से एक नेगेटिव चार्ज बन गया है ये वाला और एक पॉजिटिव चार्ज बन गया है, और आप जानते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपके पास हों, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से लिख सकते हैं चार्ज, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स डेवलप होता है, यही अट्रैक्शन का फोर्स आयनिक बॉन्ड कहलाता है। तो आयनिक बॉन्ड होने के लिए पहले कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़रूरी है, अगर नहीं कर सकता तो फिर उसे कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड। मैं आपको कोशिश करूँगा कि कहीं भी आप छूटे ना, यानी कमज़ोर ना पड़े, मेरे बच्चे जो हैं, मेरी क्लास के बच्चे, वो कभी भी कमज़ोर ना पड़े, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ उन्हें पढ़ाई जाए, समझाई जाए। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, व्हेन एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स, शेयर करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स को, बट नॉट कंप्लीटली ट्रांसफ़र, कंप्लीटली ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का, तो कॉल्ड क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। कोई भी एटम क्यों बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है, उसे अपना आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं द एटम्स मेक बॉन्ड बिकॉज दे आर टू कंप्लीट 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। वो अभी पता लगेगा आपको कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2,6 इसके अंदर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये चाहता है कि मैं किसी के साथ बॉन्ड बनाऊं जो मेरे इलेक्ट्रॉन को 8 कर दे पूरे, यानी मेरा ऑक्टेट पूरा कर दे, मेरा आखिरी जो p है वो उसमें p4 की जगह p6 कर दे। तो मान लीजिए 2 हाइड्रोजन आप लेके आते हैं, एक हाइड्रोजन जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, और बीच में हो गया ऑक्सीजन जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे अपनी ऑर्बिट को बड़ा करता है और अपना इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेता है। ऐसे ही ऑक्सीजन जो है वो इधर वाला हाइड्रोजन जो है वो भी इस वाले ऑक्सीजन को अपने शेल में ले लेता है। अब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल डज नॉट फॉर्म दी, मतलब डज नॉट कम्प्लीटली डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कहते हैं कि भाई एक तरीका है कि ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले और
ऐसे एक बड़ी शेल बना ले, उसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉन भी आ गए दोनों हाइड्रोजन के, और अपने तो उसके पास हैं ही। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको इस रीजन में, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अब दोनों इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक हाइड्रोजन का है एक ऑक्सीजन का है, एक ऑक्सीजन का है एक हाइड्रोजन का है, मगर अब ये बॉन्डिंग हो चुकी, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी कहलाएंगे ऑक्सीजन के भी कहलाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी कहलाएंगे ऑक्सीजन के भी कहलाएंगे। तो इन दिस वे वी कैन से दैट कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने कोवेलेंट बॉन्डिंग बना ली। कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाने से हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में, और यहाँ जो 6 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, अब ये भी 8 हो गए। किसके पास? ऑक्सीजन के पास। इसका मतलब ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा, हाइड्रोजन का भी पूरा, इस वाले हाइड्रोजन का भी पूरा, क्योंकि हाइड्रोजन 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने आखिरी ऑर्बिट में। सो इसलिए हमने यहाँ पे क्या बताया आपको कि 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इसलिए उसका भी कोटा पूरा हो गया, इसका भी कोटा पूरा हो गया और इसका भी कोटा पूरा हो गया। तो इन दिस वे वी कैन से दैट ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन को बॉन्ड बना लिया। हालांकि एक रफ स्ट्रक्चर है, कुछ एंगल वेंगल का भी केस है इसके अंदर, मगर मोटा मोटा स्ट्रक्चर यही है। ये बात आपको समझ में आई? और कोवेलेंट बॉन्ड समझाऊंगा क्योंकि बच्चे को मजबूत करके चलना है आगे तक के लिए, इसलिए सब कुछ सिखाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बनाना है हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब देखिए होगा क्या। हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो हो गए आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन के पास, और एक हो गया हाइड्रोजन के पास। अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं मालूम कि इसके पास 7 कैसे आए, तो याद रखो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो कितने हो गए? 2 2 4 6 10 और 7 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। तो ये जो है 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है। तो 7 को 8 करना चाहता है क्योंकि सभी अपना इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसलिए इसको 7 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन के पास 1 ही है, उसको पूरा करने के लिए 2 चाहिए, यानी उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 उसके पास पहले से है। तो हाइड्रोजन जो कि इसके 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी शेल के अंदर ले लेगा और ऐसे अपनी ऑर्बिटल में लेके इसके पास हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर क्लोरीन क्या करेगा? अपनी शेल को बड़ा करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास ले लेगा। अब ये जो बीच में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले के भी हैं और इस वाले के भी हैं। मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन दोनों के कहलाए जाएंगे, मतलब ये एक के नहीं होंगे, ऐसे नहीं बोल सकते आपके। ये इलेक्ट्रॉन किसको बिलोंग करते हैं? ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है दे बिलोंग्स टू बोथ एटम, ये दोनों एटम्स को बिलोंग करते हैं। ये जो हैं ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये जो यहाँ पर हैं, ये कहलाए जाएंगे हाइड्रोजन के भी और क्लोरीन के भी। तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। H ने Cl के साथ सिंगल बॉन्डिंग बना ली और HCl बन गया, एंड द HCl इज़ फॉर्म। इन द सेम वे अगर आप देखें तो और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए आपके पास एक और एलिमेंट है, मान लीजिए NH3 यानी कि अमोनिया, है ना। अगर आपको अमोनिया बनाना है तो अमोनिया बनाने के लिए आप क्या करोगे? नाइट्रोजन के पास, पहले नाइट्रोजन के पास लिखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। तो वी कैन राइट 1s2 2s2 एंड 2p3। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन के पास 2 2 3 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो बेस में हो गए उसके और 5 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। तो 2,5 इसके पास टोटल जो है 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो गए। तो अभी हमारे सामने सवाल ये है कि हाउ विल द नाइट्रोजन कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब 8, तो इसका मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब इस तरीके से हम समझते हैं कि भाई नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो इधर से एक हाइड्रोजन आया, इधर से एक हाइड्रोजन आया, इधर से एक हाइड्रोजन आया, यहाँ 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 रखा। अब जो है अटैचमेंट जब हम कराएंगे तो हाइड्रोजन ने इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया? कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। इसी तरीके से इस वाले हाइड्रोजन ने भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और इस वाले हाइड्रोजन ने भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाया।
जब इन तीनों की तरफ कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है तो अब क्या होता है कि नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन एक तरीके से कहा जा सकता है कि हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए। तो नाइट्रोजन भी क्या करेगा, अपनी शेल को बड़ी करेगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस तरीके से कंप्लीट कर लेगा अपनी शेल को। अब जो आपके पास ये दिखाई दे रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के भी कहलाएंगे और नाइट्रोजन के भी। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी, नाइट्रोजन के भी। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के भी और हाइड्रोजन के भी। तो अभी जो है इस तरीके से करके आपके पास कह सकते हैं कि नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिया, बॉन्डिंग बना ली और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं, डोनेट नहीं करे हैं। तो नाइट्रोजन के भी ऑक्टेव पूरा, तीनों हाइड्रोजन का भी ऑक्टेव पूरा, यानी आउटर मोस्ट शेल पूरा। तो इस तरह अमोनिया बन गया। हालांकि ये भी एक रफ स्ट्रक्चर है, अभी हमें इनको बहुत डीपली पढ़ना है आगे जाके। तो बच्चों ये समझ में आया, इस तरह कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग समझ में आ गई। कार्बन की कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में अब समझेंगे हम कि व्हाट इज़ दी कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग। मान लीजिए आपको मीथेन बनानी है, तो मीथेन का आप सभी को फार्मूला मालूम है कि CH4 होता है। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कार्बन को हम कहते हैं कि इसकी वैलेंसी 4 है। कैसे? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2, 2s2 और 2p2 बोल सकते हैं हम इसको। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी 2 में मिला के 4 हो गए। इसको 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 और चाहिए। तो ये क्या करता है, 4 हाइड्रोजन को इनवाइट करता है, भाई 4 हाइड्रोजन मेरे पास ज़रा मिलने के लिए आ जाओ। फिर ये बोलता है कि अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन को ज़रा शो करो बाहर की तरफ। तो ऐसे हाइड्रोजन जो है वो आया अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन लेकर, और कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। चलो मैं आपके लिए और इजी करने के लिए इन हाइड्रोजन्स को, जो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें ग्रीन कलर से शो कर दिया। तो जो ग्रीन कलर वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो हाइड्रोजन का है, और जो ब्लैक कलर वाला इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन का है। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। अब ये कार्बन बोला भाई मुझे भी अपना ऑक्टेव पूरा करना है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन बोला भाई मुझे भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो यार एक काम करो कि तुम ना मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो। कार्बन ने बोला तुम मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो, और इन्हें फंसा लिया। अब ये सारे के सारे फंस गए। अब ये बोला यार देखो तुमने मेरे इलेक्ट्रॉन ले तो लिए, मगर मेरे ऊपर तो रूल है कि मैं एक नॉन मेटल हूँ और मैं इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता। तो तुम एक काम करो, तुम ना अपने इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर लो, मेरे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मेरे। तो इस तरह करके कार्बन ने भी इनके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया। तो अब कार्बन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है कार्बन के भी कहलाएंगे, हाइड्रोजन के भी कहलाएंगे, कार्बन के भी कहलाएंगे, हाइड्रोजन के भी कहलाएंगे। इस तरह से कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए और इस तरह मीथेन बन गई। देखो बच्चों, किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है तो थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है, एक एक लाइन को लिखना पड़ता है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आने लगा होगा कि कार्बन किस तरह बॉन्डिंग बनाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, इनको नोट करते रहो। अब चलते हैं और आगे, और अब पढ़ते हैं इसके अंदर कार्बन की एक और प्रॉपर्टी, दैट इज़ कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की क्या है कि कार्बन बहुत सारे बाकी कार्बन के साथ मिलकर एक चेन बना सकता है। यानी कि कार्बन अगर बहुत लंबी चेन बनाना चाहे तो बना सकता है विदाउट क्या है एनी प्रॉब्लम। तो इस कार्बन चेन को बनाने का जो इसके पास गुण आया है, जो इसके पास एक प्रॉपर्टी आई है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो क्या हम कह सकते हैं कार्बन कैन फॉर्म ए लॉन्ग चेन, ठीक है नहीं, और ब्रांच ही बन सकती है, यानी कि यहाँ भी कार्बन जुड़ सकता है ऐसे, और ब्रांचेस टू सेल्फ अपने आप से ही जोड़ सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी।
इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। आई बात समझ में आपके? अब कार्बन आप समझ लिए, तो कार्बन को बेस बनाकर अगर हमने पूरी केमिस्ट्री को बना सकते हैं, यानी कार्बन को बेस बनाकर हम पूरी केमिस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। कार्बन के बेस पर जो है ऑर्गेनिक मटेरियल दो कैटेगरी में होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल जो है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक सब्सटेंस दो तरह का होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है इसके अंदर एलिफैटिक और एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक इनको इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे लीव, ये छोड़ते हैं क्या? स्मेल, क्योंकि ये हवा में स्मेल छोड़ते हैं, सो दे आर कॉल्ड एरोमेटिक। और एलिफैटिक तो एलिफैटिक है ही। तो एलिफैटिक जो होते हैं उनको भी बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करा गया है। एलिफैटिक कंपाउंड आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी। फर्स्ट एल्केन, सेकंड एल्कीन एंड थर्ड वन इज एल्काइन। ठीक है। एल्केन वो कहलाते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। एल्कीन वो कहलाते हैं कि इनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। एंड एल्काइन वो होता है जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, किसके बीच में? कार्बन से कार्बन के बीच में। इस तरीके से ये जो एलिफैटिक हैं वो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इनके अंदर पढ़ेंगे हम व्हाट इज़ द एल्केन। व्हाट इज़ एल्केन? एल्केन वो होते हैं जिनका फार्मूला होता है CnH2n+2। बहुत सिंपल है, मतलब वेयर n इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर। फॉर एग्ज़ाम्पल n की वैल्यू आप 1 पुट करते हो तो यहाँ C1 आ जाएगा जिसको हम लिखते नहीं, और यहाँ C2 1 या 2 + 2 यानी कि CH4 आ गया। CH4 का नाम क्या होता है? मीथेन। मीथ का मतलब एक और मीथेन का मतलब पहला, एल्केन का पहला कंपाउंड। n = अगर आप 2 पुट करोगे तो C2H, 2 2 = 4 + 2 कितना हो गया? 6, C2H6। इसका नाम होता है ईथेन। n की वैल्यू अगर 3 होगी तो C3, 2 3 = 6 + 2 यानी कि H8। कुछ नहीं करना, मतलब n जो तुम यहाँ नंबर लिखोगे जो भी, उसको डबल करके जोड़ दो दो उसके अंदर। सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ, यानी कि मैंने यहाँ C1 तो यहाँ पे H4 आ गया, यहाँ पे 2 है तो 2 2 = 4 + 2 कितना हो गया? 6, 3 2 = 6 + 4 2 कितना हो गया? 8। इसको बोलते हैं प्रोपेन। 3 वाले को प्रोपेन बोलते हैं। n = अगर 4 है तो C4H10। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप रखते चले जाओ, यानी कि 2 4 = 8 + 2 कितना हो गया? 10। तो इसको बोलते हैं क्या? ब्यूटेन। ऐसे ही अगर n = 5 है तो वी कैन से C5H12 एंड इट इज़ कॉल्ड पेंटेन। इफ़ n = कितना है? 6 है तो C6H14 दैट इज़ कॉल्ड हेक्सेन। n = 7 है तो ये कहलाएगा C7H16 दैट इज़ कॉल्ड हेप्टेन। और अगर n की वैल्यू 8 है तो ये बन जाएगा C8H18, दिस इज़ कॉल्ड ऑक्टेन। अगर n की वैल्यू 9 है तो ये बन जाता है C9H कितना हो जाएगा? 20, 9 दूनी 18 और 2 20। इस तरीके से आप जोड़ सकते हो कि टेबल में डबल करके उसे 2 जोड़ते रहो, तो इसमें बन जाएगा नोनेन। और n = अगर 10 है तो C10H22 दैट इज़ कॉल्ड डीकेन। ठीक है, तो ये था आपका एल्केन के 10 ही एलिमेंट। काफ़ी हैं, 10 एलिमेंट आप याद कर लोगे तो इनको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो एल्केन इस तरीके से बनता है। एल्केन का 1 2 का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, जैसे मीथेन का पहले बनाया था तो CH4, ऐसे चार तरफ 4 हाइड्रोजन हो गए
ऐसे अगर बनाओगे इथेन का तो 2 कार्बन पहले आपस में बनाओ, फिर उसके बाद जितनी बाकी वैलेंसी बची, देखो एक कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है। सबसे पहले इथेन बनाने के लिए हमने 2 कार्बन लिया, उनको आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया। अब जो बची हुई वैलेंसी है उनको पूरा करो, मतलब कार्बन की एक वैलेंसी इधर पूरी हो गई तो बाकी बची हुई वैलेंसी में हाइड्रोजन लगा दो। ऐसे इस वाले कार्बन की भी एक वैलेंसी पूरी है तो बची हुई 3 की को क्या कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए। मान लो आपको प्रोपेन बनाना है तो ये तो बन गया इथेन। आपको प्रोपेन बनाना है तो आप सी को पहले 3 कार्बन को आपस में लिंक करो। अब इस वाले कार्बन को देखो, इसके पास 3 वैलेंसी खाली हैं तो इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसमें 2 वैलेंसी खाली है, इसमें 2 जोड़ देंगे। इसमें फिर से 3 खाली हैं तो इसमें 3 जोड़ देंगे, तो ये बन गया प्रोपेन। इस तरीके से आप जितने चाहे बना लो। तो ये आपको समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ एल्कीन। एल्कीन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन डबल बॉन्डेड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ठीक है। अब कार्बन, इसमें n की वैल्यू 2 से शुरू होगा क्योंकि इसमें n=1 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसमें n=2 से जब आप स्टार्ट करोगे तो ये बन जाएगा C2H4। जस्ट इसमें डबल का टेबल चलेगा। यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ है तो 4, 3 लिखा हुआ है तो 6, 4 लिखा हुआ है तो 8। तो n= कितना होगा, 3। तो ये हो जाएगा C3H6, n=4 तो C4H8, n=5 तो C5H10। इसका नाम क्या होगा, ईथीन। इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटीन। इसका नाम क्या है, पेंटीन। ईन लग रहा, एल्कीन है तो इसलिए n=6 होगा तो C6H12 दैट इज़ हेक्सीन। n=7 तो C7H14 दैट इज़ हेप्टीन। n=8 तो C8H16 दैट इज़ ऑक्टीन। n=9 so C9H18 दैट इज़ नोनीन। एंड n= अगर 10 है तो C10H20 दैट इज़ डेकीन। अब इसके बाद आपने एल्कीन पढ़ लिया। एल्कीन ध्यान से समझ में आ गया आपको, एल्कीन उतार लीजिए। अब एल्कीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मान लीजिए इथीन है तो सबसे पहले 2 कार्बन लिख के दोनों को आपस में डबल बॉन्ड से लिंक कर दीजिए। बची इसके पास 2 वैलेंसी तो यहाँ ऐसे ऐड कर देंगे, बची 2 वैलेंसी तो यहाँ ऐड कर देंगे। इसी तरह प्रोपीन है तो डबल बॉन्ड करके C का C से और एक सिंगल बॉन्ड बाद में छोड़ दो। 3 कार्बन लिए, उनमें से एक को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। बची यहाँ पे कितनी वैलेंसी, 2, तो यहाँ 2 से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर 1 बची तो 1 और यहाँ पर 3 बची तो फिर से 3 लगा दिए। इस तरह आप यहाँ पर जो है ईथीन बना सकते हैं। ये ईथीन हो गया, ये हो गया प्रोपीन। ये प्रोपीन था, ये ईथीन था। इसी तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। अब अगला है नेक्स्ट दैट इज़ एल्काइन। एल्काइन क्या होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। इसका फार्मूला है CnH2n-2। इसको अगर आप शुरू करेंगे तो इसको भी n=2 से ही शुरू करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 1 पॉसिबल नहीं होता। तो ये हो जाएगा C2H, 2 2 जा 4 -2 तो C2H2। इसका नाम होगा इथाइन। इथाइन n=3 तो C3H कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 में से 2 गई 4 तो 3 2 जा 6 में से 2 गई 4 तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। n= अगर आप 4 लगाओगे तो C4H, 4 2 जा 8 में से गई 2 तो कितना हो गया 6 दैट इज़ कॉल्ड ब्यूटाइन। इन द सेम वे अगर आप n=5 लोगे तो C5H, 5 2 जा 10 में से 2 गए तो 8 बचा तो इसे हो गया पेंटाइन। अगर n=6 लोगे तो C6H, 6 2 जा 12 में से 2 गई तो 10 तो कितना होगा हेक्साइन।
अगर n इक्वल टू कितना लोगे, अगर n इक्वल टू 7 लोगे तो C7H, 7 दूनी 14 माइनस 2 कितने हो गए 12, तो ये हो गया हेप्टाइन, है ना, हेप्टाइन हो गया। n इक्वल टू 8 तो C8H14 हो जाएगा, यानी कि डबल करके 2 कम करते चले जाओ, डबल 8 टू जा 16 होता है, तो 2 कम कर देगा तो 14 हो जाएगा। तो ये आ गया ऑक्टाइन। n इक्वल टू अगर 9 है तो C9H16 दैट इज़ कोल्ड नोनाइन, एंड n इक्वल टू अगर 10 है तो C10H18 दैट इज़ कोल्ड डेकाइन। तो ये होमोलोगस सीरीज़ की आपने तीनों चीज़ें पढ़ ली। आपने इसमें एल्केन पढ़ लिया सिंगल बॉन्ड वाला, आपने इसके अंदर एल्कीन पढ़ लिया डबल बॉन्ड वाला, और आपने इसके अंदर एल्काइन पढ़ लिया दैट इज़ ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, नहीं है? तो ये था आपका अभी तक का इसे पूरी को होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत और कुछ आइटम्स रह गए हैं, वो मैं कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हम जो है उसी लेक्चर में फिर शुरू कर लेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। तो होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।